दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आया हूं। अपने YouTube चैनल पार्थ खबर के माध्यम से ये साझा करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातों को ब्रीफ कर दूं। इस वीडियो में पारदर्शिता, समालोचन, समानता और बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी ईर्ष्या द्वेष कलेश से ये सारी वीडियो में अपनी बातों को रखने जा रहा हूँ। इसका सीधा संदर्भ मैसेज है, संदेश है जो आम लोगों के हित के लिए है। इसे किसी जात, धर्म, मजहब, पंथ या सामुदायिक जो जातीय संरचना बनी है इससे जोड़कर नहीं देखा जाए। यह एक समाचार के साथ साथ संदेश का वीडियो है जिसे आम लोगों को समझना होगा। मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अब जो हालात उत्पन्न हुई है, इस हालात उत्पन्न में सीधे तौर पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक वक्तव्य रखा था आज से कई सदियों पहले कि बुरा मत सुनो यानी कि कान बंद, बुरा मत देखो यानी कि आंख बंद, और बुरा मत बोलो यानी कि मुंह बंद। तो ये तीन व्यू आप निश्चित तौर पे खास करके जो जातीय संकीर्णता है उससे निकल के आई है। मैं सीधे तौर पे मुद्दे पे आता हूँ और वो मुद्दा है यूजीसी कानून। यूजीसी कानून के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 15, 17, 21 में समानता की बात आई, फिर रिजर्वेशन कैटेगरी आई, फिर SC ST एक्ट आई। उसके अलावा नियमों में बदलाव करके 2012 में इसको और सख्त बना दिया गया और इसमें धाराएं लगा दी गई ताकि किसी भी स्टूडेंट के ऊपर एलिगेशन जाति सूचक के माध्यम से हो, वर्ण के माध्यम से हो, कास्ट के माध्यम से हो, लंबाई चौड़ाई के माध्यम से हो, बोलचाल के माध्यम से हो, दिव्यांगता के माध्यम से हो, तो इसमें 2012 में प्रारूप बदलते हुए सख्त कानून बना दिया गया। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2025 में इस यूजीसी कानून को और कठोर बना दिया और ये कठोर खास करके सवर्णों के लिए है। अब सवर्णों के बच्चे पढ़ाई करने में क्या कठिनाइयों का सामना करेंगे, खास करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने में। रोज़गार छोड़ दीजिए, रोजी रोज़गार छोड़ दीजिए, वो अलग मैटर है, लेकिन पढ़ने के दरमियान उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ेगा, ये यूजीसी कानून 2026 में जो आने वाला है ये बहुत ही कष्टकारक होगा। और इसके तहत जो नियम बनी हैं इसमें खास करके जो रिजर्वेशन कैटेगरिया है उसमें 10 से 15% मात्र शेष रह गया। बाकी 85 से 70% जो कैटेगरिया है वो ओबीसी, ईबीसी, SC ST कैटेगरी के बच्चों के लिए है और बाकी के 15% बच्चे अब जनरल कैटेगरी से पढ़ाई करेंगे विभिन्न उच्च शिक्षा अध्ययनार्थ। अब यूजीसी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो 1956 में बना। यूजीसी शिक्षा के मानकों का संवयन, निर्धारण, रखरखाव सहित विश्वविद्यालयों को मान्यता देने का एक बहुत बड़ा पैमाना है जिससे उच्च शिक्षा का विकास हो। यूनिवर्सिटी में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों को तय करना ये यूजीसी का काम है। साथ में यूजीसी सहायक प्रोफेसर, जूनियर रिसर्चर फेलोशिप के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के साथ साथ बहुत सारे ऐसे गतिविधियों पर भी नज़र रखती है और इसके तहत हायर एजुकेशन की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग देती है, जिससे यूनिवर्सिटी के अंगीभूत कई महाविद्यालय संकलित होते हैं और इनमें महाविद्यालयों में स्टेशनरी से लेकर, डेवलपमेंट से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके अन्य विश्वविद्यालय के माध्यम से जो अनुदान दिया जाता है विद्यालय के विकास के लिए, पढ़ाई के पठन पाठन को उच्च स्तरीय बनाने के लिए, उसमें यूनिवर्सिटीज़ को जो पैसे यूजीसी से फंडिंग होते हैं उसका सीधा लाभ प्राइवेट या निजी या फिर सरकारी विद्यालयों में दिया जाता है। अब भारत के जितने यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो डीम्ड हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंटल हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये कानून बनने के बाद नए नियमों के अनुसार जो इस कैटेगरी के विद्यार्थी होंगे यानी कि SC ST बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है।
100% में से 70 से और इन्हीं 100% में से 70 से 85% जो रिजर्व कैटेगरी है, इस रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत उच्च स्तरीय जो पठन पाठन है उसमें वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। आईआईटी और एमआईएम, आईएम जैसे बड़े प्रतिष्ठित संस्थाओं में रिजर्वेशन आ गया है। अब कुछ दिनों के बाद जैसा मुझे जानकारी मिल रही है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारत का सबसे बड़ा सर्विस कमीशन होता है, उसमें भी ये कैटेगरी रिजर्वेशन का फंडा अगर लागू हो जाएगा तो उस परिस्थिति में बड़ा ही चौंकाने वाला दृश्य आएगा कि मात्र 10 से 15% सवर्णों के बच्चे क्वालिफाइड करेंगे और 85 से 90% रिजर्वेशन कैटेगरी के बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 15, 17 और 21 में जो समानता का अवलोकन था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत पहले संरचना की थी, सपना देखा था, उस सपना को बरकरार रखते हुए 3, 4, 5, 10 पुश्ते ने तो बराबर काम किया। अब धीरे धीरे आधुनिकता के इस दौर में ऐसा गवर्नमेंट को लगता है, नरेंद्र मोदी की सरकार को लगता है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा इन कैटेगरी को बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि सवर्ण पहले से ही परिपूर्ण है, फुल फ्लेजेज है, उनको किसी बात की गरज नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय ये बताने जा रहा हूँ कि सवर्ण में भी गरीब हैं, सवर्ण में भी अति पिछड़ा है, सवर्ण में भी पिछड़ा है और सवर्ण में भी दलित महादलित हैं। जो गरीब हैं, जिनको जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, उनके बच्चे क्या इस नए नियमावली को फॉलो करेंगे? क्या उनके बच्चे हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर पाएंगे? क्या उनके बच्चे आईआईटी, आईआईएम के बड़े प्रतिष्ठित संस्थाओं में नामांकन करा पाएंगे? क्या उनके बच्चे यूपीएससी में एग्जामिनेशन फेस कर पाएंगे? तो आने वाले 2030 तक ये देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम जो आईएएस, आईपीएस, आईएएमएस, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर सेलेक्टेड होंगे वो 70 से 80% ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के होंगे और 5-10 जो शेष है उसमें रशाकशी होगा, भागम भार होगा और ये सरफुटबॉल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ से मैसेज क्या निकलता है? यहाँ से मैसेज ये निकलता है कि आप एक नई अध्याय खींच रहे हैं, एक नई रास्ता खींच रहे हैं और गुलिस्तान को कब्रिस्तान बनाने की रास्ता को आप अग्रसर कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय मैं इसमें और जोड़ के देना चाहता हूँ कि जहाँ तक मैंने जानकारी प्राप्त किया है, इसकी जो कमेटियाँ बनेंगी, इसकी जो अनुशासित कमेटियाँ बनेंगी, इसमें आपने इस बार मुस्लिम कम्युनिटीज़ को जोड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी जैसे कई समुदाय हैं, उनको आपने नहीं जोड़ा है। क्यों नहीं जोड़ा है? क्या वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं? सर्वधर्म सद्भाव और सभी जात मजहब के लोग जब हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू मुस्लिम के अलावा सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भी इस अनुशासित कमेटी में जोड़ना चाहिए, ताकि जितने सारे नियम बने हैं या फिर उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई का प्रावधान आपने तैयार किया है उसमें पारदर्शिता और भेदभाव से रोकथाम लगेगी और पारदर्शिता के साथ, शीशे के तहत, स्पष्टता के साथ जो न्याय उचित फैसला है इसको देखने को मिलेगा। यूजीसी ग्रांट कमीशन के नए नियमावली के बारे आ जाने से पूरे हिंदुस्तान के जो सवर्ण समाज है, खास करके ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, भूमियार समाज, उनके बीच काफ़ी आक्रोश है। आने वाले वक्त में हो सकता है ये आक्रोश सड़कों पे दिखे, बड़ी बड़ी बंदी दिखे, बड़ी बड़ी रैलियां दिखे, बड़े बड़े भाषण हो, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार जो सोचती है कार्य करती है वक्त पे भी। उसके बाद एनपीआर, एनसीआर और जो कानूनें बनी हैं, 3 तलाक जैसे कानून, उसमें भी इस तरह की गतिविधि देखने को मिला था, लेकिन सरकार जब कानून बना के पास कर दी तो मामला ठंडा हो गया। ये भी मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन इस मामले के ठंडा होने के बाद जो नस्ल तैयार हो रहा है, चाहे वो किसी भी समुदाय का नस्ल हो, उनके बीच में जो खाई का पाठ है वो बहुत लंबा चला जाएगा। सीधे तौर पे 80 बनाम 20, 85 बनाम 15 के अनुपात में ये
इक्वेशन चलेगा और इस परिस्थिति में भेदभाव, द्वेष की भावना, जलन, ईर्ष्या, दोष की भावना इस कदर उभर के आएगी कि जो सामने वाला बैठा व्यक्ति है वो एक दूसरे से जलेगा, एक दूसरे से इस भावना के साथ रहेगा कि वो इस कैटेगरी से आया तो उसने ये फेस कर लिया, मैं इस कैटेगरी से आया तो मैं फेस नहीं किया। अगर उसको 100 में से 50 नंबर आया तो वो उसके लिए क्वालिफाइड है, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों को, बच्चों को, कैंडिडेट को 70%, 65% आया तो वो फेलुअर है। तो ये जो भावनाएं पैदा की जा रही है ये एक सीमा तक उचित था। अब मेरा ये मानना है कि एजुकेशन जैसे मुद्दे पे रिजर्वेशन जैसी बातों को रखना ही नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ आंशिक तक रिजर्वेशन दे भी दिया तो ये सार्थक और प्रयासरत स्वागत और कदम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो टैलेंटेड हैं उनकी टैलेंट की आप हत्या कर दे और गुलदस्ता भरा जो जहां है उसको आप कब्रिस्तान वाला जहां में पैदा कर दे। तो ये आने वाले समय में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैसेज निकल जाएगा। अभी भी सरकार के पास कुछ खास नहीं किया। सरकार संशोधन कर सकती है, विचार कर सकती है और संविधान को इम्प्लीमेंट करके नए संशोधित तौर पे लाने की प्रयास में कार्यरत हो सकती है। इस पे सरकार, खास करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि आपने जो कठोर फैसला लिया है इसके जो परिणाम आएंगे गंभीर परिणाम आ सकते हैं और इसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी टिप्पणियां रखें, व्यूज़ ले। मैंने अगर कुछ गलत बोला होगा तो उसके लिए मैं क्षमा याचना भी मांगता हूं, क्योंकि मेरा सीधा उद्देश्य था द्वेष भावना से ऊपर उठ के इस वीडियो को बताना, ताकि आने वाले नस्ल के जो बच्चे हैं, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी के हों या फिर रिजर्वेशन कैटेगरी के हों, इनके बीच द्वेष और भावना पैदा न हो, उनके बीच सामंजस्य की व्यवस्थितियाँ पैदा न हो और इक्वलिटी के साथ सबको अधिकार है शिक्षा पाने का, रोजगार पाने का। इसमें राजनीतिकरण अगर घुस जाए, वोट की राजनीति घुस जाए तो ये समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए बहुत ही अप्रिय घटना हो सकता है। आज का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद।